हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए क्लास 12 केमिस्ट्री के जी हां 8 मार्च के दिन आने वाले टॉपिक। ये जो टॉपिक हैं आपके रिपीटेड हैं और इस प्रकार से अब हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का सीरीज है, जो टॉपिक है, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ना है सर? केमिस्ट्री में फिजिक्स हो, हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो। सर हमें दो चीज अब पढ़ना है, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक आपको टॉपिक पढ़ना है सर, पहला आपको क्या पढ़ना है? टॉपिक पढ़ना है। दूसरा सर जी आपको आने वाला पेपर पढ़ना है। केवल आपको यही दो चीजें पढ़ना है, उसके सिवा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारे साथ मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाऊंगा और जो आने वाले एकदम पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। सबसे पहले आप अगर अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को नहीं किए सब्सक्राइब, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। एक चीज और, हम वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में आएगा और इसीलिए आपके लेकर आए हैं आपके लिए वो पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। वो पेपर जो आपको सर बोर्ड के दिन वहां पर सर हर एक क्वेश्चन दिलाएगा। 70 में 70 नंबर, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, चाहे आपका बायोलॉजी का, हिंदी, इंग्लिश। इसके लिए महाभारत बैच लेकर आए हैं। मात्र 101 रुपए में महाभारत बैच का वो पेपर पढ़ो जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है, जाइए वहां से देखिए और महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। मात्र 101 रुपए में गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि वो जो महाभारत है उसमें सच में एकदम महाभारत होता है चीजों का। और वहां पे हम सर सिलेक्टेड पेपर आपको देते हैं, उसका पीडीएफ भी दे रहे हैं। केवल वही पढ़ के जाओ सर, काम खत्म हुआ, ठीक है ना। वो हम सिलेक्टेड वहां पे पेपर दे रहे हैं, तो जाओ महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चीज, इसका पीडीएफ जो ये आप सामने देख रहे हैं, इसका पीडीएफ पाना है तो एसकेएम स्टडी स्टडी टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। एसकेएम इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। ये है क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक ना, चैप्टर 1 से 4 तक। जी हाँ, चैप्टर 1 से 4 तक आपके कितने महत्वपूर्ण टॉपिक सर जी? 13 महत्वपूर्ण टॉपिक। अब सब 13 महत्वपूर्ण टॉपिक कैसे मैंने बांटा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और सारे प्रश्न है बाकी। आप इसमें 14 बहुविकल्पी है। एक सेट में आपका सर 6 बहुविकल्पी होता है। कितना होता है? 6 बहुविकल्पी होता है। तो इस प्रकार बांटेंगे तो कुल मैंने इसमें आपको 14 टॉपिक बताया है। जी हाँ, 14 टॉपिक, 14 से 13 टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कशन कराया है, वो सारे के सारे देखेंगे। और 70 में 70 पाने के बिल्कुल यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ भैया, रामबाण इलाज है, एकदम रामबाण इलाज है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए पेपर में प्रश्न है। आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है, निम्नांकित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है और कौन सा नहीं है? देखिएगा, पृष्ठ तनाव भी आपका अनुसंग गुणधर्म नहीं है, श्यानता भी नहीं है और प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है। लेकिन परासरण जो दाब होता है, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब क्या होता है सर जी? यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव भी नहीं है, श्यानता भी नहीं है और प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है। लेकिन इसमें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा। परासरण जो दाब है यह आपका अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक। अगला यहाँ पे आपका दूसरा, निम्नांकित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? निम्नांकित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? देखिएगा, वाष्पदाब अवनमन जो होता है, यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक का अवनमन, यह भी हमारे अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। परासरण दाब भी करता है, परासरण दाब भी करता है, बट पृष्ठ तनाव नहीं करता, पृष्ठ तनाव नहीं करता, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 3 है, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। क्या यहाँ पे बोल रहा है? ध्यान देना, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती किसकी होती? सर मूललता की इकाई होती। किसकी इकाई होती है? मूललता की इकाई होती है। नार्मलता भी नहीं होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी नहीं होगा और मूललता भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका मूललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूललता हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है, यह सर सीधा अनुपात दर्शाता है। किसका सीधा अनुपात दर्शाता है सर? तो विलयन की मूललता का सीधा अनुपात दर्शाता है।
जो हिमांक का अनुमान होता है यह सीधा अनुपात दर्शाता है सर, किसका दर्शाता है? तो विलयन की मोललता का सीधा अनुपात दर्शाता है, विलयन की मोललता का सीधा अनुपात दर्शाता है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका विशिष्ट चालकता। क्या यहाँ पे विशिष्ट चालकता, ये पेपर में आया हुआ, जाके आप चेक कर लीजिए, आप क्वेश्चन में उठाइए, पेपर में देख लीजिए सर, छपा हुआ है। विशिष्ट चालकता इकाई होती है, मतलब विशिष्ट चालकता की इकाई, इकाई मतलब क्या होता है सर? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है सर? मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक होता है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है सर सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है सर जी? सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको समझा दे बहुत सिंपल तरीके से। अगर ये हाथी है, क्या है? हाथी। इसके घाते कुछ नहीं, कितना है? प्लस में 1 है। अब एक लिख के जब हाथी को नीचे लेकर जाएंगे तो हाथी के घाते क्या हो जाएगा? -1। अभी यहाँ पे क्या है? +1 है, कुछ नहीं तो क्या है? +1 है। अब हाथी को अगर नीचे लेकर जाना है तो -1 लगा दो, नीचे चला जाएगा। अगर इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। अब ये ऊपर है, ऊपर है तो क्या है? सेंटीमीटर के घाते -1, ओम के घाते -1, इसको बोलते हैं इनवर्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? 1/सेंटीमीटर गुणित ओम। क्या लिख सकते हैं? 1/सेंटीमीटर गुणित ओम। इसको ऐसे भी परिभाषित आप कर सकते हैं, यानी विशिष्ट चालकता की जो इकाई हो जाएगी 1/सेंटीमीटर गुणित ओम हो जाएगा। इतना तक याद हुआ कि नहीं? तैयार हुआ कि नहीं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे लोग। ठीक है ना? अगला यहाँ पे करेजा क्या है? वैद्युत अपघट्य नहीं है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। यानी वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अपने धनायनों और ऋणायनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पात्र है, इसमें आप डाल दिए क्या? अब सर NaCl डाल दिए, पानी में क्या डाल दिए? NaCl, Na+ और Cl आयन में टूट गया तो हमारे क्या कहलाते हैं सर? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना? तो सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य है, अमोनियम नाइट्रेट वैद्युत अपघट्य है, नाइट्रिक अम्ल वैद्युत अपघट्य है। सर यूरिया, अरे भैया यूरिया, यूरिया को डाल दीजिए पानी में, क्या Na+Cl आयन में टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा गुरुजी, यूरिया तो खाद के रूप में डाला जाता है। ऐसा होता तो गुरुदेव हम तो पड़ोसी के खेत में खाद डाल के लगा देते लाइट, भैया दौड़ जाती है उसके खेत में पूरा लाइट। अभी नमक डाल दो, क्या डाल दो भैया? नमक पानी में, तो पानी में नमक डाल के सार डाल दो, पूरे खेत में दौड़ जाएगा लाइट। लेकिन यूरिया डाल दो, नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा ही नहीं। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 7, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते सर प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या यहाँ पे अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते सर? कैसे होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते। कैसे होते सर? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, क्या होते सर? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 है सर, क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक सर सेकंड इनवर्स। क्या है सर जी? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है सर? सेकंड इनवर्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/सेकंड करेजा। क्या लिख सकते हैं? 1/सेकंड लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते हैं। पेपर में आएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 9, क्या होता है? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है सर, वेग नियतांक का मात्रक। क्या बोल रहा है यहाँ पे? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है सर, क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होता है सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको और क्या लिख सकते हैं सर जी? मोल को ऊपर ही रखेंगे, बटे लीटर लिखेंगे, गुणते क्या लिखेंगे सर जी? सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? सेकेंड लिखेंगे। ये भी इसका मात्रक हो जाएगा, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन है, एक होता है प्रतिचुंबकी, एक होता है अनुचुंबकी। क्या होता है? अनुचुंबकी। सर हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो निकिल होता है यह हमारा सर क्या है? अनुचुंबकीय आयन होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, रंगीन आयनों का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति संभव होता है? तो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। रंगीन आयनों का निर्माण निम्नलिखित में से
किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव होता है। किसके कारण भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव होता है। क्लियर है का? क्लियर है का? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका प्रतिचुंबकीय आयन है। प्रतिचुंबकीय आयन सर जी, जो जड़ेयन डबल प्लस है, यह प्रतिचुंबकीय आयन होता है। अगला यहाँ पे आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं भैया? आयरन। आयरन डबल आयन जो है, यहाँ पे ट्रिपल आयन जो है Fe ट्रिपल प्लस, यह भैया इसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, क्या बोल रहा है? संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है वह है। तो भैया जो जिंक होता है यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया भैया, ज्वाइन कर लो। वहां पे पता है 101 रुपए पे क्या मिल रहा है? पहली बात तो पूरा आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब 1 घंटे में 1 चैप्टर खत्म, 10 घंटे में आपकी 10 चैप्टर खत्म। फिर आने वाले सिलेक्टेड पेपर आपको दे दे रहे हैं उसमें, ठीक है ना, सेट, और उनका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। लाइव हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं वहां पे, हिंदी उंदी, बायोलॉजी वोलॉजी, इंग्लिश इंग्लिश, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, जाके ज्वाइन कर लो, सिलेक्टेड चीजें पढ़ो। महाभारत बैच में 101 रुपए में क्या भाई, सब कुछ भी नहीं है। इतना तो गुरुदेव, उनको हम गुरुदेव पिज्जा बर्गर या बिल्कुल चॉकलेट दान दे दिए होंगे, है कि नहीं? अरे गुरुजी, उनको दे देंगे चॉकलेट, लेकिन आपको 101 रुपए नहीं देंगे, कसम खाए हैं गुरुदेव उनकी। वो एक बात ध्यान देना, वो 349 का रिचार्ज करवा के 5G का धोखा दे सकती है, लेकिन हम नहीं देंगे, ध्यान देना। सूल करवा देंगे 101 रुपए, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एसके स्टडी एप्लीकेशन करिए, डाउनलोड करिए, बहुत प्यार से, प्यारा अपना है वो, बढ़िया ओटीपी ओटीपी डालो, अपना मोबाइल नंबर, लॉगिन हो जाओ, ठीक है ना। एसके स्टडी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, लॉगिन हो जाओ, काम खत्म। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरा सब कुछ मिल जाएगा, वो भी नहीं है तो मैंने वीडियो दे दिया कैसे क्या करना है, देख लो भैया नीचे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद लिखिए। परासरण तथा विसरण क्रिया में हमें क्या लिखना है? विभेद, यानी तो बोले तो सर अंतर लिखना है सर, अंतर लिखना है। तो यहाँ पे एक तरफ परासरण क्रिया, दूसरी तरफ विसरण क्रिया लिखेंगे। इधर लिखेंगे परासरण क्रिया भैया, इधर लिखेंगे विसरण क्रिया। क्या लिखेंगे? विसरण क्रिया। चलिए परासरण क्रिया क्या होता है? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। इसमें भैया परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली जरूर होती है, लेकिन सर जी विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है, इसमें आपका अनिवार्य नहीं है। ठीक, अगला है, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, और विसरण की क्रिया में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं सर जी? विसरित होते हैं। मतलब अलग अलग दिशा में क्या होते हैं सर? विसरित होते हैं। अगला यहाँ पे है, परासरण में विलायक के कण का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, और विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विसरण विलयन से कम सांद्रता विलयन की ओर जाते हैं। अगला है, परासरण की क्रिया केवल द्रव्य अवस्था में होती है, और विसरण की क्रिया चाहे ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, किसी भी अवस्था में हमारी संपन्न हो जाती है। ये पेपर में आए हुए सर, सिलेक्टेड है एकदम क्वेश्चन। सर आपका जो 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है ना सर, कसम खा लीजिए सर, यहीं से छाप देंगे, यहीं से छाप देंगे, बाहर नहीं आने वाला सर। हमारे साथ अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कसम खा लीजिए कि अब हम सबको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, करेजा छोड़ेंगे नहीं। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। प्रतिलोम परासरण भैया होता क्या है, हमें उदाहरण सहित उसको समझाना है। चलिए देखते हैं, या पेपर में देगा प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित आपको क्या लिखना है? अर्थ स्पष्ट करना है। क्या लिखना है सर? ये अर्थ स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखेंगे, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, और इसका प्रयोग समुद्री जल तथा कठोर जल आदि के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किया है, फिगर भी मैंने बना दिया भैया, कि यहाँ पे लवणीय जल डालेंगे, यानी कि भैया समुद्री जल को डाल दीजिए। अच्छा गुरुदेव, समुद्री जल में होता क्या है? अरे भाई NaCl घुला होता है। NaCl को क्या बोलते हैं? अरे गुरुदेव, नमक। नमक गुरुदेव घुला होता है। हमने पिस्टन लगाया, दाब दिया सर जी पानी को, प्रेशर से देखिए दाब दिया, क्या किया? दाब दिया। अहिया लगाए सर SPM की झिल्ली,
एसपीएम में क्या होती है, झिल्ली होती है, इसमें बहुत हल्के हल्के क्या होते हैं, सुराख होते हैं। जब यहाँ से डाला प्रेशर तो ये छनना हुआ शुरू, छनना हुआ शुरू। अब ये तो था गुरुदेव लवड़ी, इधर किसमें बदल गया, शुद्ध जल में, प्योर वाटर में। इसको हम गुरुदेव पियेंगे लगाए के चुल्लू। देखिए भैया यहाँ से निकलना शुरू हो गया, क्योंकि जब ये एसपीएम झिल्ली पार करता है तो जो लवण है यही रह जाता है, शुद्ध जल बाहर निकलता है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते भैया, इकट्ठा कर लेते। क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं बस। ठीक है, बनाए दोगे ना तो एग्जामिनर चाचा एकदम हरिहरा जाएगा दिलवा उसका, अल्लाह करेजा कितना नंबर ले बे, चाप की नंबर दे दी तो बड़ी। अगला देखेंगे यहाँ का बड़े, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है, इसके लिए सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए क्या है, अपारगम्य है। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों में इस प्रकार के झिल्लियों का उपयोग करता है। इन झिल्लियों का नाम क्या सर जी, एसपीएम झिल्ली। क्या नाम है करेजा, एसपीएम झिल्ली। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे एक प्रश्न उठा लिया है मैंने। प्रश्न क्या है, ध्यान देना, 0.707 ग्राम विलायक कार्बनिक यौगिकों को 10 ग्राम एसीटोन में घुलने पर, अच्छा घुल कौन रहा है, ये घुल रहा है, ये घुल रहा है, तो गुरुदेव क्या हो गया, विलेय। क्या हो गया, विलेय। घोल कौन रहा है, 10 ग्राम एसीटोन जो ज्यादा है, ये क्या हो गया गुरुदेव, विलायक। क्या हो गया, विलायक। पर क्वथनांकों में वृद्धि 56.88 सेल्सियस तब तक पाई गई, और कार्बनिक यौगिकों का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार मतलब यहाँ पे m की वैल्यू ज्ञात करना है। एसीटोन का क्वथनांक इन्होंने इतना दिया है, तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक बोले तो सर केबी की वैल्यू इन्होंने दिया है 16.7 डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इन्होंने दे रखा है। अब देखना, एक फार्मूला होता है, हमें अगर हमें निकालना है अणुभार, तो अणुभार निकालने फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणित केबी इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। 1000 तो ऐसी रहेगा, जो केबी क्या है भैया, यह हमारा उन्नयन स्थिरांक। क्या है, उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल में जो W है आपका, यह हमारा क्या है, विलेय का भार। किसका भार है, विलेय के कणों का भार। तो विलेय के कणों का भार कितना दिया है, 0.707 ग्राम। और W क्या है सर, विलायक का सर जी कितना भार दिया है, 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। M की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे जो ताप है सर 56.88 से कितना हो रहा है, 56.38 डिग्री सेल्सियस। अब टीबी निकाल लो, यानी कि यहाँ पे ताप में परिवर्तन निकाल लेंगे। पहले वाले को दूसरे से घटा देंगे, आ गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। सभी को रख दीजिए, 1000 केबी का मान मिल गया, स्मॉल W डेल्टा टीबी कैपिटल W सबको रख दो, रख देंगे उठा के भैया, इसको सब उठा के इसमें रख दीजिए। जब इसको रख दिए यहाँ पे देखिए m बराबर सबको यहाँ पे रख दिए, और फिर सॉल्व कर लिए तो आ गया 2361 यानी 2361.38 ग्राम। यही क्या हो जाएगा आपका भैया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, कहेंगे तो आपका इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक, और हाँ, अगर महाभारत बैच ज्वाइन किया ना, उसमें भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, एकदम तगड़ा, एकदम छपने वाला। जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी होता है, ऐसा क्यों। देखिए भैया 2016 और 18 में प्रश्न छपा हुआ है। उत्तर लिखेंगे, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर जल के साथ क्रिया क्या होता है सर, इनका मंद होता है। ठीक, बस अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या बोल रहा है गरेजा, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक लिखिए। चलिए भैया, विशिष्ट चालकता की परिभाषा दीजिए। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दिखाते हैं, कप्पा से दिखाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक सीमेंस प्रति मीटर होता है।
अन्य मात्रक क्या होता है, 1/ओम इंटू मीटर होता है, या फिर ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। कैसे हुआ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घाते -1 जुड़ जाएगा, इसको तो मैंने बताया है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, देखिएगा क्या है यहाँ पे, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण के लिए गलित सोडियम क्लोराइड को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोराइड में क्या होता है, विघटित हो जाता है। यानी कि जब हम NaCl को किसमें भैया, NaCl को किसी भी विलयन में डालते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो यह Na प्लस भैया और Cl आयन में क्या होता है, टूट जाता है, और इसे कहते हैं क्या, विद्युत अपघटन क्रिया। पेपर में आया हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पेपर में आया हुआ देख सकते हैं 17, 18, 20 में भैया, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन के प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कुल आवेश के क्या होता है सर, समानुपाती होता है। कुल आवेश के क्या होता है समानुपाती होता है। अगला प्रश्न नंबर 8, अवक्रिया की आणविकता तथा अवक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए, अथवा अवक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए और यह आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, एक उदाहरण दीजिए। फिर पेपर में बना हुआ है, अथवा अवक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। अथवा फिर पेपर बना हुआ है, रासायनिक अवक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख रहे भैया कैसे कैसे आपके पेपर में बना हुआ, देख रहा है विनोद, विनोद देख रहा है भैया कैसा कैसा प्रश्न बना हुआ है पेपर में। आंसर बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए लिखते हैं, एक तरफ अवक्रिया की कोटि करेजा, दूसरी तरफ अवक्रिया की आणविकता। तो पहला, किसी रासायनिक अवक्रिया में विभिन्न अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता को दर्शाती है और यह बताती है कि किसी अवक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के घातांक के रूप में कैसे बदलती है। और अवक्रिया की कोटि अवक्रिया की आणविकता, तो किसी रासायनिक अवक्रिया में अभिकारकों के उन कणों की कुल संख्या है जो अवक्रिया में एक साथ टकराते हैं और अवक्रिया को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। दूसरा अंतर लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यह एक प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, मतलब हाँ सत्य होता है। इसका मान शून्य, धनात्मक पूर्णांक या भिन्न संख्या हो सकता है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यह अवक्रिया के संतुलित समीकरण को सीधे नहीं निकाला जा सकता, यह अवक्रिया के संतुलित समीकरण से सीधे निकाला जा सकता है। यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यह अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संक्रमण तत्व क्या है भैया, अल्लाह कितना इंपॉर्टेंट बा, कितना इंपॉर्टेंट बा देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट बा। जाइए पीडीएफ का डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अथवा संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। उत्तर, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतित ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों अथवा n-1 इंटू डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा डी ब्लॉक तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए, अथवा संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। चलिए, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, बहुत छोटा छोटा हेडिंग बना के लिखेंगे। सबसे पहला, आंतरिक डी उपकोष, यानी कि इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं क्योंकि यह डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह रंगीन आयन भी देते हैं, यह रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, संक्रमण करते हैं। अगला भैया क्या विशेषता है, कठोर और घने, ये आमतौर पर कठोर और क्या होते हैं, घने होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अधिकतर धातुएं, अधिकतर संक्रमण धातुएं, मतलब अधिकतम संक्रमण तत्व जो होती है ये धातुएं होती हैं। तो ये रहा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री भैया 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम छपने वाले, 1 से लेकर 4 तक। अगर क्वेश्चन में बांटेंगे तो 24 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 24 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हाँ, महाभारत बैच को नहीं जो किया ज्वाइन तो जाओ भैया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 101 रुपए कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है। 99 फर्जी वर्जी होता है, 49 101 रुपए बहुत शुभ एकदम है। वही सर दान दीजिए, ठीक ना। अब जाते सर बारात उरात में लिखवा देते हैं गुरुदेव 101 रुपए, फिर हम खा लेते, पैसा वसूल हो जाता है। उसी प्रकार
आपको हम इतना सिलेक्टेड दे देंगे, चीजें पेपर दे देंगे छपने वाले एकदम गेस वाले, आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है आपको कुछ लेने की। जाओ महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।